हाय, मेरा नाम है शशांक गोयल और मैं एज ए रिसर्च एनालिस्ट काम कर रहा हूँ पिछले 6 सालों से फाइनेंस इंडस्ट्री में। और मैंने बहुत सी कंपनी के वैल्यूएशंस की हैं। क्रिप्टो में ट्रेड किया है, इक्विटी में ट्रेड किया है, फॉरेक्स में ट्रेड किया है, ऑप्शंस, डेरिवेटिव्स, बहुत। मैं आपको प्रैक्टिकल नॉलेज दे सकता हूँ। बुक्स मैंने ज़्यादा नहीं पढ़ी हैं। हाँ, पढ़ी है, लेकिन एज अ टीचर मतलब मेरे को पढ़ाने की आदत नहीं है। मैं एज ए प्रोफेशनल टीचर नहीं हूँ। तो हाँ, मैं आपको मतलब बस ये बता सकता हूँ कि कंसेप्ट कैसे काम करता है इसके पीछे। मैं आपको कोई रटा नहीं रहा यहाँ पे बैठ के ना, कि मैं आपको रटाने बैठा हूँ क्या क्या आएगा एग्ज़ाम में। लेकिन हाँ, अगर आप ये लेक्चर्स देख के चले जाते हो, एग्ज़ाम देने है ना, ये सब की प्रिपरेशन कोई कर रहा है और वो ये लेक्चर मेरी वीडियो सुन के और चला जाता है ये लेक्चर्स देख के, तो मैं इस बात की गारंटी ले सकता हूँ कि हाँ, वो पेपर तो क्लियर कर लेगा, क्योंकि उसके कंसेप्ट क्लियर हो जाएंगे। मैं यहाँ पे कंसेप्ट पे बात करने वाला हूँ। मैं मतलब ऐसे रटाऊंगा नहीं, जो आपको मतलब रटने वाली चीज़ें हैं वो रट लेना खुद, ठीक है ना। लेकिन मैं ये रटाने वटाने वाला काम नहीं करता। मैं समझा दूंगा आपको, कंसेप्ट आपके क्लियर करा दूंगा, ताकि आप रियल लाइफ में कैसे करेंसी ट्रेड कर सके, करेंसी डेरिवेटिव्स, करेंसी यूज़ कर सके, करेंसी मार्केट का यूज़ क्या है, करेंसी मार्केट आई कैसे, इसके क्या क्या ऑप्शंस हैं, कैसे कैसे मतलब जो कुछ भी ज़रूरी चीज़ें मैं आपको सब बता दूंगा A to Z, ठीक है। और मैं धीरे धीरे एनालिसिस की सारी सीरीज आप तक मतलब सारे लेक्चर्स पढ़ा दूंगा, कोई दिक्कत नहीं है। रिसर्च वाले और डेरिवेटिव्स, म्यूचुअल फंड्स, एवरीथिंग आई विल कवर वन बाय वन। सो टुडे वी विल गोना लर्न अबाउट दिस करेंसी डेरिवेटिव सर्टिफिकेशन एग्जामिनेशन। ओके, तो जैसे कि नाम से ही पता चल रहा है, करेंसी डेरिवेटिव्स। हाँ, करेंसी के डेरिवेटिव्स आए ही क्यों? डेरिवेटिव्स डेरिवेटिव्स पता है आप लोगों को? डेरिवेटिव्स होते हैं जो बेसिकली हेजिंग के लिए इंट्रोड्यूस हुए हैं, लेकिन स्पेकुलेशन सबसे ज़्यादा हो रही है, ठीक है। तो चलो उसके बारे में आते हैं धीरे धीरे। पहले इसके चैप्टर्स देखते हैं, क्या क्या चैप्टर हैं, कितने चैप्टर्स हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10 चैप्टर्स हैं, ठीक है। पहला चैप्टर है हमारा इंट्रोडक्शन टू करेंसी मार्केट्स, जिसमें आपको करेंसी मार्केट का इंट्रोडक्शन दिया हुआ है पहले 22 पेजेस में, ठीक है। देन उसके बाद ये आपको डेरिवेटिव्स के बारे में बताया गया है, कौन कौन से मार्केट प्लेयर्स होते हैं, OTC डेरिवेटिव्स, ठीक है। देन ETF, ठीक है। देन करेंसी के फ्यूचर्स, ट्रेडिंग इन करेंसी फ्यूचर्स, अगेन स्ट्रेटजीज इन करेंसी फ्यूचर्स, ठीक है भाई। क्लियरिंग, सेटलमेंट, रिस्क मैनेजमेंट, ठीक है। एक्सचेंज ट्रेडेड करेंसी, अकाउंटिंग, टैक्सेशन, कोड्स ऑफ कंडक्ट, ठीक है। पहले चैप्टर पे आते हैं बिना कोई टाइम वेस्ट करते हुए। तो इंट्रोडक्शन टू करेंसी मार्केट्स, करेंसी मार्केट का इंट्रोडक्शन। बेसिकली करेंसी मार्केट इंट्रोड्यूस कैसे हुई है? सबसे पहले यार देखो, आप लोगों को पता ही होगा कि बार्टर सिस्टम चलते थे। बार्टर सिस्टम मतलब चीज़ के बदले चीज़ दे दो। किसी के पास सपोज आटा है और सामने वाले के पास है दाल, तो वो आटा दे के दाल ले लेता था, है ना, सबसे पहले हिस्ट्री में। मतलब ठीक है यार, उसका कुछ यूज़ नहीं है, बस हाँ बताया गया है, बेसिकली सबको पता है। पहले बार्टर सिस्टम होते थे, देन उसके बाद धीरे धीरे सोने चांदी के सिक्के आए राजा महाराजाओं के टाइम पे। फिर उसके बाद आई फिएट करेंसी, जो आज चल रही है ना। इसको फिएट करेंसी बोलते हैं, पता ही है आप सबको, क्या बोलते हैं? फिएट, फिएट करेंसी, ठीक है। लिखा हुआ है यहाँ पे कहीं द फॉर्मर, ठीक है। ठीक है, पीपल विल डिपॉजिट गोल्ड एंड सिल्वर कॉइन्स विद बैंक्स एंड गेट अ पेपर प्रोमिसिंग ऑफ डेट वैल्यू, जिसको हम बॉन्ड्स बोलते हैं, है ना। और ठीक है, इसके बारे में यार ये सब लिखा है कि करेंसी आई कैसे, ठीक है ना। देन उसके बाद हमारी लेटेस्ट जो चल रही है वो फिएट करेंसी चल रही है, ठीक है। उसके बाद आ जाते हैं ये मेजर करेंसी पेयर्स। कौन कौन से पेयर्स सबसे ज़्यादा मेजर है? यूरो USD, यूरो USD, USD JPY, GBP USD, AUD USD,
USD CHF स्विस फ्रैंक, ओके, कैनेडियन डॉलर USD, ठीक है। ये आपके पेयर से सबसे ज़्यादा यूज़ होने वाला पेयर है यूरो USD, ठीक है ना। और सबसे वर्ल्ड वाइड सबसे ज़्यादा यूज़ होने वाली करेंसी USD है, देन उसके बाद यूरो, ठीक है ना। तो इन्हीं का पेयर सबसे ज़्यादा ट्रेंडिंग है। उसके बाद बताया गया US डॉलर वर्ल्ड वाइड वाइडली ट्रेडेड करेंसी है, बिल्कुल सही बात है यार, डॉलर मजबूत है। डॉलर आजकल हर इंटरनेशनल मार्केट में सबसे पहले मतलब मजबूत करेंसी है यार, हर कोई ट्रेडिंग के लिए यूज़ करता है डॉलर। कच्चा तेल हो, कुछ भी हो, किसी भी चीज़ को मतलब ख़रीदना बेचना हो वर्ल्ड में, इंटरनेशनल ट्रेड सारे डॉलर में होते हैं, है ना। क्रिप्टो भी मेन डॉलर में ही हो रहा है, ठीक है। तो हाँ यार, डॉलर है बचपन से मजबूत ना, शुरुआत से ही, मतलब US की स्ट्रेटेजी रही है, उसने कर दिया मजबूत। उसके बाद आ जाता है हमारा यूरो, फिर येन, फिर पाउंड, स्विस फ्रैंक, पता ही होगा, ठीक है ना। स्विट्ज़रलैंड की, ब्रिटेन की, जापान की, और ये यूरोप की। हाँ, तो अब ये क्या है, ओवरव्यू ऑफ इंटरनेशनल करेंसी मार्केट्स, करेंसी पेयर्स, बेस करेंसी, कोटेशन करेंसी। हाँ, ये है समझने वाली बात, आ जाओ समझाते हैं। देखो, सबसे पहली बात, USD INR इज इक्वल टू 70। ध्यान से समझना यार, ये कंसेप्ट समझ में आ गया बेस करेंसी कोड करेंसी का, तो समझ लो आधी करेंसी समझ में आ गई। अगर ये कंसेप्ट चूक गए तो पूरी करेंसी मार्केट पढ़ लेना, समझ में नहीं आने वाली, ठीक है। तो अब ध्यान से सुनो, क्या लिखा रहता है, USD INR, समझ रहे हो। अब इसमें USD INR इज इक्वल टू 70 है, तो ये क्या है, कैसे इसको पढ़ा जाए। सबसे पहले तो ये देखो कि सबसे पहले इसको पढ़ा कैसे जाए, इसको इंटरप्रिटेट कैसे किया जाए, जो भी है यार, ठीक है। 1 USD इज इक्वल टू 70 INR, समझ रहे हो। हमेशा जो भी सब पहले लिखा रहेगा, दिस इज बेस करेंसी, समझ रहे हो। और जो बाद में लिखा रहेगा वो उसे बोलते हैं हम कोड करेंसी, ठीक है। जिस करेंसी का प्राइस हम बता रहे हैं बेस करेंसी, जिस करेंसी में हम बता रहे हैं वो कोड करेंसी, समझ रहे हो। ऐसे समझो, 1 रुपीज़ बराबर 1 बनाना, ठीक है। तो यहाँ पे हम सॉरी 1 बनाना इज इक्वल टू 1 रुपी। तो यहाँ पे हम बनाना की कीमत बता रहे हैं। बनाना क्या है, हमारा बेस एसेट, बेस एसेट, समझ रहे हो। बेस एसेट मतलब बनाना, बनाना ही खरीदा जाएगा, बनाना ही बेचा जाएगा। सेम यहाँ पे डॉलर, डॉलर ही खरीदा जाएगा, डॉलर ही बेचा जाएगा। INR का कुछ नहीं है, INR सिर्फ बदले में दिए जा रहे हैं, समझ रहे हो। ध्यान से समझना, GBP JPY इज इक्वल टू 1.15। क्या मतलब है इसका, 1 GBP इज इक्वल टू 1.15 JPY। एक पाउंड में 1.15 येन है, जापानीज येन, ठीक है। एक पाउंड में 1.15 येन, इसका मतलब ये हुआ। अब अगर ये 1.15 बढ़ के 1.2 JPY हो गया, 1 GBP इज इक्वल टू, तो क्या हो जाएगा, हमारी ग्रेट ब्रिटेन पाउंड की वैल्यू 1.2 JPY हो गई, मतलब एप्रिशिएट हो गई। इसको बोलते हैं करेंसी अप्रिसिएशन, ठीक है। यहाँ पे क्या हुआ, ये GBP की वैल्यू बढ़ गई, JPY की वैल्यू घट गई, डेप्रिशिएट हो गई। कैसे, पहले 1 पाउंड आ रहा था, 1.15 येन का, ठीक है ना। इतने येन देने से हमें 1 पाउंड मिल जा रहा था। अब हमें कितने येन देने पड़ रहे हैं, 1.2 येन देने पड़ रहे हैं, सेम उसी पाउंड के लिए। तो पाउंड महंगा हो गया ना, पाउंड महंगा हो गया मतलब पाउंड की वैल्यू बढ़ गई, येन की वैल्यू गिर गई, समझ रहे हो। तो जब भी आपको ऐसे लिखा हुआ मिलेगा JPY CHF 2.2, ठीक है, तो इसका मतलब क्या हुआ, 1 JPY
इज इक्वल टू 2.2 CHF। बेस करेंसी कौन सी है? बेस करेंसी। कोड करेंसी कौन सी है? CHF। ठीक है। एंड 2.2 दैट इज द वैल्यू जो भी करंट चल रही है। तो अगर हम इस करेंसी का पेयर पे ट्रेड करेंगे और हमें ये सपोज ऐसे करके पेयर आता है आपके पास ना स्क्रीन पे, USD JPY का पेयर तो ट्रेड ही नहीं होता इंडिया में, INR के पेयर ट्रेड होते हैं। USD INR इज इक्वल टू 82.0000 ऐसे करके लिखा रहेगा, कुछ 4 डिजिट तक होता है, 4 डेसिमल प्लेस तक हमेशा करेंसी ट्रेड। समझ रहे हो? इन 2 पिप्स में तुम्हारा बाय और सेल की क्या कहते हैं कोटेशन दी जाती है। ठीक है ना? वो भी अभी आगे आएगा, पता नहीं यार, है ना? तो बता दूंगा तब जब आएगा। ठीक है। तो USD INR इज इक्वल टू 82 है। तो अगर आप इसको बाय करते हो, इस पेयर को ध्यान से समझना, इस पेयर को बाय करते हो तो आप क्या दोगे? INR दोगे। समझ रहे हो? क्योंकि आपके पास हमेशा कोड करेंसी रहेगी। कोड करेंसी, बेस करेंसी आप खरीदोगे या बेचोगे। ठीक है। मतलब अगर आप बेस करेंसी खरीद रहे हो तो आपके पास कोड करेंसी, और अगर आप बेस करेंसी बेच रहे हो तो आपको कोड करेंसी मिलेगी। ठीक है। आप एयरपोर्ट पे जाओ, एक कंसेप्ट बताता हूँ। एयरपोर्ट पे जाओ, वहाँ आप सपोज आपको जाना है US घूमने। ठीक है, US घूमने जाना है, आपके पास है 10,000 INR। अब यहाँ INR तो US में चलते नहीं, आपको INR को कन्वर्ट कराना पड़ेगा किस में? US डॉलर में। ठीक है। तो आप एयरपोर्ट पे जाओगे कि हाँ भाई मुझे US जाना है, वहाँ जाने के लिए मुझे डॉलर चाहिए, मेरे पास 10,000 रुपये, मुझे डॉलर दे दो। अब वो आपको क्या देगा? USD INR का रेट देगा। कैसे देगा? 82.0011/25 ऐसे करके वो आपको रेट दे देगा। अब आपको इससे क्या पता चल रहा है? इससे आपको क्या पता चल रहा है? इससे आपको ये पता चल रहा है USD INR का जो रेट है वो 82.011 और 82.0011 82.0025 इसके बीच में कहीं चल रहा है ना? इसके बीच में कहीं चल रहा है ना? अब एक प्राइस कम और एक प्राइस ज़्यादा कैसे है? अब आपको अगर USD खरीदने हैं, ध्यान से समझना, बहुत इम्पोर्टेंट कंसेप्ट है, अगर निकल गया तो चूक जाओगे। बेस करेंसी खरीदने जा रहे हो आप, USD खरीदने जा रहे हो, आपके पास क्या है? INR है। तो आप क्या बोलोगे? मेरे पास 10,000 INR है, ठीक है, मुझे USD दे दो। तो आपको क्या रेट लगेगा जब आप INR दोगे? तो 82.0025 इसको डिवाइड कर देगा वो 82.0025 से, और जो वैल्यू आएगी वो आपको उतने US डॉलर दे देगा। समझ में आई बात? अब सपोज आप US से रिटर्न होके आ गए, US से वापस आ गए रिटर्न। अब आपको क्या करना है? आपके पास वहाँ पे $100 बच गए। अब उन $100 का आप इंडिया में क्या करोगे? इंडिया में क्या करोगे? इंडिया में कुछ नहीं करोगे। अब आप फिर वापस उसी एयरपोर्ट वाले के पास जाओगे, एयरपोर्ट पे करेंसी एक्सचेंज के पास, वो आपको फिर से दो रेट दे देगा, यही वाले सपोज 82.0011 और 25, फिर ये रेट दे दिया। अब आप उसके बाद बोलोगे हाँ भाई लाओ मेरे को डॉलर पकड़ो, $100 और मेरे को रुपए दे दो। अब वो किस रेट पे लेगा आपसे डॉलर? इस रेट पे लेगा। इस रेट पे कैसे लेगा? 100, ठीक है, मल्टीप्लाई बाई 82.0011, इतने वो आपको कितने दे देगा? INR दे देगा। समझ में आई बात? तो वो आपको 8200 रुपीज़ दे देगा एयरपोर्ट वाला। तो ये जो 82.0011 और 82.0025 इन दोनों के बीच का डिफरेंस है, वो प्रॉफिट है उस एयरपोर्ट वाले का, जो एयरपोर्ट पे बैठा है तुम्हारी करेंसी एक्सचेंज करने के लिए। समझ रहे हो? इसको बोलते हैं हम
आस्क रेट, इसको बोलते हैं हम बिड रेट, ट्रेडिंग की भाषा में बिड आस्क। इसके बीच का जो डिफरेंस होता है इसको बोलते हैं स्प्रेड, समझ रहे हो? इसको बोलते हैं बिड, इसको बोलते हैं आस्क, इसके बीच के डिफरेंस को बोलते हैं बिड आस्क स्प्रेड, समझ रहे हो? आ जाओ। हाँ, अगर तुम उतनी बात समझ गए तो तुम आधा फॉरेक्स समझ गए, ठीक है? चलो, करेंसी पेयर समझ में आ गया। वही सेम लिखा हुआ है, सेम यूएसडी इज वैल्यूड एट से 45 अगेंस्ट आईएनआर से 82 अगेंस्ट जेपीवाई, ठीक है? मतलब वही यार, यूएसडी आईएनआर यूएसडी जेपीवाई इस तरीके से लिखा हुआ है। अब बेस करेंसी कोड करेंसी का मैंने आपको वो बता दिया, बेस करेंसी बाय कोड करेंसी के उसमें ही लिखा रहता है यूएसडी स्लैश आईएनआर इज इक्वल टू 82। तो ये आपकी हो गई बेस करेंसी, ये आपकी हो गई कोड करेंसी, ठीक है? हमेशा बेस करेंसी को ही खरीदोगे, बेस करेंसी को ही बेचोगे, इसी करेंसी को देखना है, इस करेंसी को देखना ही नहीं है, कंफ्यूज हो जाओगे। कुछ टीचर्स बताते हैं यूएसडी आप यहाँ पे खरीद रहे हो, आईएनआर बेच रहे हो, बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं, हाँ भाई आईएनआर बेच रहे हैं, यूएस खरीद रहे हैं। कुछ कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है, सिर्फ डॉलर पे ध्यान दो, डॉलर पे ओनली, ठीक है? यही बताया गया है। अब आ जाओ इंटरबैंक मार्केट एंड मर्चेंट मार्केट। इंटरबैंक मार्केट और मर्चेंट मार्केट क्या होता है? मर्चेंट मार्केट मतलब, आए यहाँ जाते हैं, इंटरबैंक, इंटर बैंक, जो बैंक के अंदर, ठीक है ना, जो बैंक के अंदर बैंक्स, सपोज ओरिएंटल बैंक ऑफ कॉमर्स और पीएनबी आपस में करेंसी एक्सचेंज कर रहे हैं, ठीक है ना, आपस में करेंसी एक्सचेंज कर रहे हैं, डेट इज इंटरबैंक। अब बैंक के पास कंपनी गई, या आप गए, या मैं गया, ठीक है, डेट इज मर्चेंट बैंक, समझ गए? जब एक मर्चेंट रिटेलर जाता है बैंक के पास करेंसी एक्सचेंज कराने के लिए, डेट इज मर्चेंट बैंकिंग, एंड जो बैंक आपस में करते हैं, डेट इज इंटर बैंकिंग। टू वे कोड्स, टू वे कोड्स देखो मैंने आपको बताया था ना, टू वे कोड्स, ये जो मैंने आपको अभी समझाया है इतने बड़े बड़े अक्षरों में, 82.0011/25, डेट इज टू वे कोड्स, बिड और आस्क वाला, समझ रहे हो? डेट इज टू वे कोड्स। ये देखो इसमें दे रखा होगा 45.02 45.03, 45.0203, उसके बाद 1.4221, 1.4221, 4223, एंड के सिर्फ 2 डिजिट लिख के दे देते हैं क्योंकि शुरू की डिजिट सेम होती है, और ये जो बीच का डिफरेंस होता है, डेट इज देयर प्रॉफिट, ठीक है? और ये हमेशा 4 डेसिमल प्लेसेस तक होता है करेंसी कोड, ठीक है? यार देखो, ये यूरो यूएसडी 1 पॉइंट में है, जीबीपी यूएसडी 1 पॉइंट में है, ठीक है ना? तो इसमें 4 डिजिट तक होगा क्योंकि ये बहुत ही स्मॉल वैल्यू है, ठीक है ना? दीज आर स्मॉल, और ये बिग है, बड़ी है, 84 45, ठीक है ना? तो इसमें पॉइंट के बाद जो आगे 2 संख्या होंगी इतनी वैल्यू नहीं होगी, तो ये है 2 लार्ज, ठीक है ना? अब आ जाते हैं हम आपके एप्रिसिएशन और डेप्रिसिएशन पे। एप्रिसिएशन और डेप्रिसिएशन मैंने आपको बताया ही था यहाँ पे, ठीक है ना? यूएसडी आईएनआर 80, यूएसडी आईएनआर 85, ठीक है? सीधा सीधा बेस करेंसी है, बेस करेंसी ही बढ़ेगी। अगर रटने वाली बात है तो ऐसे रट लेना, बेस करेंसी ही बढ़ेगी, यूएसडी बढ़ा है, यूएसडी एप्रिशिएट और आईएनआर डेप्रिशिएट, समझ रहे हो? सीधा सीधा फंडा ऐसे लगा लेना, जो पहले वाली करेंसी एप्रिशिएट होगी, दूसरी वाली करेंसी डेप्रिशिएट होगी। इसका फंडा भी मैंने आपको बता दिया है। $1 में पहले 80 रुपये में $1 मिल रहा था, और अब 85 रुपये में $1 मिल रहा है, समझ रहे हो? डॉलर महंगा हो गया, डॉलर की कीमत बढ़ गई। अब आ जाओ मार्केट टाइमिंग। मार्केट टाइमिंग क्या है? 9 से 5 PM, सुबह 9 बजे से 5 PM, ठीक है? ओटीसी मार्केट। अच्छा देखो, सबसे पहले मैं तुम्हें ये समझा देता हूँ ओटीसी मार्केट और एक्सचेंज मार्केट में क्या अंतर होता है। ओटीसी
और दूसरा होता है एक्सचेंज ट्रेडेड। ठीक है। ओटीसी क्या होता है, आप ये ए और बी पर्सन ए और बी नोज ईच अदर, बीच में कोई थर्ड पार्टी नहीं होती। एक्सचेंज में बीच में एक्सचेंज थर्ड पार्टी होती है। ठीक है। ए बी को नहीं जानता पर्सनली, दिस इज द थर्ड पार्टी, दिस विल टेक ऑल गारंटी। ठीक है। अब समझ लो तुम क्या क्या रिस्क हो सकते हो। ओटीसी मार्केट जिसमें तुम एक दूसरे बंदे से सामने के सामने डील कर रहे हो, बीच में कोई थर्ड पार्टी नहीं है, सामने वाला भाग गया, रिस्क। सामने वाले ने पैसे नहीं दिए, रिस्क। यहाँ बीच में एक्सचेंज है, पहले ही दोनों से सिक्योरिटी जमा करवा लेता है, कोई रिस्क नहीं। जो जीतेगा उसको पैसे मिलेंगे, जो हारेगा उसके पैसे चले जाएंगे। ठीक है ना। ये होता है डिफरेंस दोनों में, ओटीसी मार्केट और एक्सचेंज ट्रेडेड फंड। एक्सचेंज ट्रेडेड मतलब कि जैसे आप रिलायंस का शेयर बाय कर रहे हो, और ओटीसी मार्केट मतलब आप किसी सामने वाले बंदे को पैसे दे रहे हो और उससे रिलायंस का शेयर ले लोगे। ठीक है ना। ये अंतर होता है। तो ओटीसी मार्केट का टाइमिंग क्या होता है, 9 से 5, और मर्चेंट के लिए क्या होता है, 9 से 4:30। ठीक है। अब आ जाओ प्राइस बेंचमार्क। ओटीसी मार्केट में जो है टू प्राइस बेंचमार्क यूज्ड इन द ओटीसी मार्केट टू द प्राइस मर्चेंट ट्रांजैक्शन प्राइस बैंक प्राइस लार्ज वैल्यू मर्चेंट ट्रांजैक्शन इंटरबैंक रेट इंटरबैंक मार्केट। एक तुमने सुना होगा यार, माइबोर, लाइबोर, सुना है? मुंबई इंटरबैंक ऑफर्ड रेट, लंदन इंटरबैंक ऑफर्ड रेट। ठीक है। ये क्या करते हैं, ये रोज एक बेंचमार्क सेट करते हैं, जिस बेंचमार्क से वो करेंसी ट्रेड होना शुरू होती है। समझ रहे हो? इतना समझो। माइबोर और लाइबोर दो एजेंसी है, मुंबई इंटरबैंक ऑफर्ड रेट, लंदन इंटरबैंक ऑफर्ड रेट। ये लंदन की है इंटरनेशनल, और ये मुंबई इंटरबैंक ऑफर्ड रेट ये इंडिया की है। ठीक है ना। तो ये प्राइस क्या कहते हैं, बेंचमार्क सेट करते हैं। ठीक है। जैसे आरबीआई का रेफरेंस रेट है, आरबीआई रेफरेंस रेट सेट करता है ना, सीआरआर, एसएलआर सेट करता है। फिर इनके हिसाब से एफडी के रेट, लोन के रेट ऊपर नीचे करते हैं। बैंक बदमाश होते हैं, एफडी के रेट बढ़ाते नहीं है, लोन के रेट बढ़ा देते हैं, है ना। तो बस यही होता है, जबकि उन्हें बढ़ाने चाहिए दोनों के रेट, लेकिन खाली लोन के रेट बढ़ाते हैं, बदमाश होते हैं साले। ठीक है। प्राइस डिस्कवरी यार देखो, प्राइस डिस्कवरी जो होती है ना मेन, वो होती है भाई तुम्हारी बाय और सेल से, जिसको बोलते हैं डिमांड स्लैश सप्लाई। ये करती है तुम्हारा बेसिकली प्राइस सेट और डिस्कवर। समझ रहे हो? डिमांड सप्लाई ही प्राइस डिस्कवर करती है। ठीक है। सेटलमेंट डेट, लास्ट क्रेडिट डे। ठीक है। यार देखो, ओटीसी मार्केट तुम्हारे किसी काम का नहीं है, तुम ना ओटीसी मार्केट में ट्रेड करने जा रहे ना कुछ। आज तक मेरे कोई काम नहीं आया। ओटीसी मार्केट में कंपनियां डील करती हैं दूसरी कंपनीज से, या बैंक डील करते हैं दूसरे बैंक से। आपको कोई मतलब ही नहीं है, आप किसी के पास नहीं जा रहे हो, आपको पेपर निकालना है या फिर ट्रेडिंग करनी है। तो एक्सचेंज ट्रेडेड फंड आपके लिए बेस्ट है, जो एक्सचेंज पे शो होते हैं। जीरोधा पे जाके यूएसडी INR का पेयर डालो, फ्यूचर बाय करो, ऑप्शंस बाय करो, वो बताऊंगा। ठीक है। सिर्फ हाँ इतना पता है, ओटीसी मार्केट में ट्रेड होता है। ओटीसी मार्केट में आप एक दूसरे बंदे को जानते हो, इस काउंटर पार्टी, और आपस में सेटल हो जाते हैं, बस। समझ रहे हो? ओटीसी फॉरवर्ड मार्केट जैसे कि फ्यूचर मार्केट, फ्यूचर अभी हम आगे पढ़ेंगे। ठीक है ना। फॉरवर्ड भी सेम वही है, फ्यूचर मार्केट की तरह, बस फ्यूचर मार्केट में बीच में एक्सचेंज होता है, और फॉरवर्ड मार्केट में बीच में एक्सचेंज नहीं होता। ठीक है। एक्सचेंज रेट, अर्थमेटिक क्रॉस रेट। यार देखो, क्रॉस रेट क्या ही है। यूरो यूएसडी दिया हुआ है। ठीक है।
और यूएसडी आईएनआर दिया हुआ है। आपको यूरो आईएनआर निकालना है। ये होता है क्रॉस पेयर। कैसे निकालोगे? यूरो यूएसडी डिवाइडेड बाय यूएसडी आईएनआर, इससे ही कट गया यूरो आईएनआर। समझ रहे हो? यूरो यूएसडी 1.15, यूएसडी आईएनआर 2.25। एग्जाम्पल ले रहा हूँ, डिवाइड कर दो। यूएसडी यूएसडी कट गया, 1.15 डिवाइड बाई 2.25, जो भी आंसर आए यूरो आईएनआर। ठीक है, आईएनआर यूरो। अच्छा, अब इन दो करेंसी से ना जो बीच की मेन कॉमन करेंसी है वो कट जाएगी। इन दो पेयरों को ही सिर्फ आप निकाल सकते हो। अब इससे आप दो निकाल सकते हो, एक तो यूरो आईएनआर और एक आईएनआर यूरो। अब यूरो आईएनआर जो भी आएगा उसको 1/दिस वैल्यू कर दोगे तो आईएनआर यूरो आ जाएगा। अब यूरो आईएनआर और आईएनआर यूरो में क्या अंतर है? यूरो आईएनआर ऊपर भी बताया था, दोबारा बता देता हूँ। 1 यूरो इज इक्वल टू कितने आईएनआर, और आईएनआर यूरो में क्या होगा? 1 आईएनआर इज इक्वल टू कितने यूरो। समझ गए? ये होता है तुम्हारा क्या? क्रॉस रेट। यार देखो, मैं एक एक लाइन नहीं पढ़ा रहा, मैं आपको बता रहा हूँ इस पूरे टॉपिक में लिखा गया और बहुत आसानी से समझा दे रहा हूँ। यही है, पढ़ लेना। ठीक है, जीबीपी आईएनआर, जेपीवाई आईएनआर सेम है। इम्पैक्ट ऑफ मार्केट इकोनॉमिक्स ऑन करेंसी पेयर्स। अब मार्केट की इकोनॉमिक्स का करेंसी पेयर पे कैसे प्रभाव पड़ता है? बहुत चीज़ों का प्रभाव पड़ता है यार। देखो, जीडीपी ग्रोथ रेट, बैलेंस ऑफ पेमेंट, डेफिसिट, इन्फ्लेशन, इंटरेस्ट रेट, पॉलिसीज, सब कुछ। सही है। एक्सपोर्ट इंपोर्ट भी इसी पे डिपेंड करते हैं, करेंसी प्राइसेस पे। ठीक है। क्या क्या लिखा हुआ है इसमें बता देता हूँ यार, कुछ जो जो इसमें लिखा हुआ है। क्रूड ऑयल, ठीक है ना, क्रूड ऑयल का भी प्रभाव पड़ता है यार। देखो, हर चीज़ का प्रभाव पड़ता है, पूरा पूरा इकोनॉमी का प्रभाव पड़ता है करेंसी पेयर्स पे। इन्फ्लेशन का सबसे डायरेक्टली प्रभाव पड़ता है, रियल इंटरेस्ट रेट का प्रभाव पड़ता है। ठीक है ना, इंटरेस्ट रेट पैरिटी होती है, परचेजिंग पावर पैरिटी होती है। ठीक है ना, बहुत चीज़ें होती हैं, उन सब के बेस पर और ये डिपेंड करते हैं इनके प्राइस। ठीक है। Economic condition in other major countries of the world, just like the stock market has a key indicator like price earning। ठीक है ना, स्टॉक मार्केट के भी की इंडिकेटर माने गए हैं, पी रेशियो, रेवेन्यू ग्रोथ, प्रॉफिट ग्रोथ टू एनालाइज। तो ऐसी ये ग्लोबलाइज मार्केट इशू फॉरेन करेंसी के पीछे डिपेंडेंट माने गए हैं। ठीक है ना। अब सपोज यूएस ने किसी कंट्री पे सैंक्शन लगा दिए, है ना, तो सैंक्शंस लगाने का मतलब क्या होता है? अच्छा, आप लोगों को पता है यूएस जो ये धमकी देता है कि ये मैं इस पे सैंक्शंस लगा दूंगा और इस कंट्री पे सैंक्शंस लगा दूंगा, तो इसका मतलब क्या होता है सैंक्शंस लगाने का? वो असल में सैंक्शंस लगा के करता क्या है पता है आप लोगों को? सैंक्शंस लगाने का मतलब होता है कि वो उस कंट्री से डॉलर एक्सेप्ट नहीं करेगा, और जो कंट्री उस कंट्री के साथ ट्रेड करेगी उस कंट्री से भी डॉलर एक्सेप्ट नहीं करेगा। तो उसके पास सपोज अगर $1,00,000 $1,00,000 डॉलर रिजर्व पड़ा है उस कंट्री के पास, तो वो सारा जीरो हो गया। दैट इज़ द मीनिंग ऑफ सैंक्शंस। इसलिए कंट्री डरती है यूएस से पंगा लेने में, और जबकि यूएस डॉलर पूरे वर्ल्ड में सबसे मजबूत करेंसी है, इसलिए यूएस ये धमकी देता रहता है। ठीक है ना। तो यार ये एक बार पढ़ लेना, आप लोगों को समझ में आ जाएगा। थोड़ा थोड़ा सबका प्रभाव पड़ता है। जीडीपी क्या होता है? ग्रोस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। जीडीपी का सिंपल फॉर्मूला अगर मैं बता दूं तुम लोगों को, लो यार इकोनॉमिक्स पढ़ा देता हूँ। जीडीपी
सी प्लस आई प्लस जी प्लस एक्स माइनस एम। समझ रहे हो? कंजम्पशन, इन्वेस्टमेंट, गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर, एक्सपोर्ट, इंपोर्ट, इससे हमारा कैलकुलेट होता है जीडीपी, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। समझ रहे हो? अब जीडीपी कैलकुलेट करने के भी दो तरीके होते हैं। ये आपका एक्सपेंस मेथड है, ठीक है ना, एक होता है इनकम मेथड, ठीक है ना। तो मैं मतलब यहाँ जीडीपी नहीं पढ़ा रहा यार, ये पढ़ लेना तुम। जीडीपी का इफेक्ट पड़ता है रिटेल सेल्स, सेल्स जो मतलब इन्फ्लेशन से डायरेक्ट रिलेट कर सकते हो तुम इसको ना, रिटेल सेल्स। तो मतलब द रिटेल सेल रिपोर्ट द मेजर टोटल रिसिप्ट ऑफ द रिटेल स्टोर्स इन अ गिवन कंट्री, ठीक है ना। रिटेल ने कितनी सेल्स करी है ना, रिटेल ने कितना रिवेन्यू जनरेट किया, कितना बिजनेस किया है कंपनी का, जो आप और मैं जाके खरीदते हैं, ये भी एक इंडिकेटर है, ठीक है। फिर आ जाता है तुम्हारा आईआईपी, इंडस्ट्रियल इंडेक्स ऑफ इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन, या ये हमें बताता है कि मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री हमारी कैसे ग्रोथ कर रही है, ठीक है। सीपीआई, कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स, ये इन्फ्लेशन बताता है डायरेक्ट डायरेक्ट। एक सीपीआई होता है, एक डब्ल्यूपीआई होता है, पता ही होगा आप लोगों को, जिसको नहीं पता बताए तो। होलसेल प्राइस इंडेक्स होता है और कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स होता है। होलसेल प्राइस इंडेक्स होता है कि होलसेल के पॉइंट ऑफ व्यू से कितना इन्फ्लेशन बढ़ा है, और कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स होता है कि कंज्यूमर के पॉइंट ऑफ व्यू से कितना इन्फ्लेशन बढ़ा है, ठीक है। अभी वैसे आ जाते हैं नॉन फार्म पेरोल्स, ठीक है ना, जिन्हों मतलब गवर्नमेंट जॉब्स से देखो पढ़ लो, नंबर ऑफ जॉब्स एडिड और लॉस्ट इन द इकोनॉमी ओवर द लास्ट मंथ, नॉट इंक्लूडिंग जॉब्स रिलेटेड टू फार्मिंग इंडस्ट्री, गवर्नमेंट जॉब्स, हाउस होल्ड जॉब्स एंड एम्प्लॉयज ऑफ नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन। समझ रहे हो? एनजीओ टाइप, इनको हटा के कितनी जॉब्स एडिड और गई हैं ओवरऑल, ठीक है। फिर आता है एफओएमसी वगैरह जो मीटिंग होती है, जिसमें सीआरआर, एसएलआर, ये डिसीजन होते हैं, रेपो रेट वगैरह, रिवर्स रेपो, ठीक है ना, जहाँ पे बेस रेट डिसाइड होता है सेंट्रल बैंक्स के थ्रू, आरबीआई करती है इंडिया में, है ना। फेडरल ओपन मार्केट कमेटी करती है यूएस में एफओएमसी, जो हर 2 महीने में मीटिंग होती है एफओएमसी की, है ना, ठीक है। अब और कुछ रह तो नहीं गया तुम्हारा इंपॉर्टेंट बताने के लिए? फोकस ऑन एम्प्लॉयमेंट नंबर्स, इंडस्ट्री सिचुएशन, फंडामेंटल एनालिसिस इन द फॉरेन एक्सचेंज मार्केट, कीप एन इकोनॉमिक कैलेंडर ऑन हैंड, इकोनॉमिक कैलेंडर जिसमें जीडीपी वगैरह, इन्फ्लेशन वगैरह आ जाते हैं। कीप एन डाटा रिलीज एक्सपेक्टेड नेक्स्ट फ्यू डेज, ओपन मार्केट विल मूव एंटिसिपेशन इंडिकेटर, गिव द मार्केट एक्सपेक्टेशन ऑफ द डाटा, टेक सम टाइम, डाटा इट्स डाटा, ठीक है, ठीक है। अब इस पर आ जाते हैं फॉरेन एक्सचेंज डेरिवेटिव्स पे, चैप्टर 2। ओके, चैप्टर 1 हमारा यहाँ कंप्लीट हो गया है, ठीक है। अब चैप्टर 2 करते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, ठीक है, चलो।